गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने मेरे वीडियो के माध्यम से विभिन्न आयोगों को जाना। आज पुनः फिर से एक बार मेरे क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं कोर्स 2 यूनिट 3 के अंतर्गत ही बीएड फर्स्ट ईयर को अपनी कड़ी को बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो संसार में चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है। हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा रोजगार पाने तथा अधिक से अधिक ऊपर उठने के लिए प्रयत्न कर रहा है। यह संघर्ष अनवरत चलता रहता है। समस्याएं आती जाती रहती हैं। जीवन की इन समस्याओं को कैसे सोचा समझा जाए, यही शिक्षा है। शिक्षा की आवश्यकता प्रत्येक उम्र के स्त्री पुरुष वाले को है। बच्चे की शिक्षा घर और विद्यालय बराबर भूमिका निभाते हैं। शिक्षक समाज के ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के इस समाज को तराशते हैं। शिक्षक ऐसे शिल्पकार होते हैं जो बिना किसी मोह के समाज को तराशते हैं। सामाजिक परिस्थितियों, आर्थिक परिस्थितियों से छात्रों को परिचित कराना भी होता है। शिक्षकों की इसी महत्ता को सही स्थान दिलाने के लिए हमारे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस पुरजोर की कोशिश की, जो खुद एक वे बेहतरीन शिक्षक थे। इनका जन्म 5 सितंबर को हुआ था और इन्हीं के नाम पे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। एक महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षाविद के रूप में ख्याति प्राप्त की, बल्कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूस कर, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। चलिए आगे देखते हैं। आज का शीर्षक है हमारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949 तक। ये राधाकृष्णन आयोग भी इस नाम से हम इसे जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई, परंतु उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई थी। इससे भारतीय जनता उच्च शिक्षा से क्या थी? असंतुष्ट थी, क्योंकि यह शिक्षा देश की तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल थी और देश की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल थी। भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 में की गई थी। आयोग की नियुक्ति डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में ही की गई थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के द्वारा सूचनाएं संकलित की तथा इसका विश्लेषण किया। सम्यक विचार विमर्श के बाद आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। कब किया? सम्यक विचार विमर्श के बाद इन्होंने आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग ने उस शिक्षा के विभिन्न पक्षों, जैसे उस शिक्षा के उद्देश्य, अध्यापकों की सेवा शर्तें, शिक्षा के स्तर, पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली, छात्र कल्याण, अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में इन्होंने क्या किया? अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए। सन 1955 तक इसका कोई रूप देना संभव नहीं हो सका। सन 1956 में
भारत सरकार ने संसद के एक एक्ट द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी, तभी से यह आयोग उस शिक्षा के विकास तथा उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। तब से इसका नाम उस शिक्षा का भारतीय आयोग कर दिया गया है। आगे देखते हैं, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह एक पहला आयोग है। जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद के ये शिक्षा आयोग पहला आयोग है कि भारत में यह उस शिक्षा का इतिहास जो है वो काफी पुराना है। इसके मूल में 19वीं शताब्दी है, जब वायसराय लॉर्ड मेकाले ने अपनी सिफारिशें रखी थी। उसके बाद 20वीं शताब्दी में सन 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसका बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ पड़ा। इस संस्था के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक और संबंधित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान प्रदान किया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सलाह से देश के बड़े शिक्षाविदों को भी इस समिति में जोड़ा गया। सन 1952 में सरकार ने निर्णय लिया कि केंद्रीय और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहयोग के मामलों को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अधीन लाया जाएगा। इस तरह 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने औपचारिक तौर पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नींव रखी। भारत भर में क्षेत्रीय स्तर पर अपने कार्यों को सुचारू रूप से आरंभ करने के लिए यूजीसी ने कई स्थानों पर अपने अपने कार्यालय खोले। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये शिक्षा आयोग में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के ये जो थे, ये स्वतंत्र भारत के पहला शिक्षा आयोग था। इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, लेकिन इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा संरचना का जांच करना था तथा तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इस संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था। पहले हम इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। आयोग ने भारतीय परंपराओं, आयोग ने क्या उद्देश्य थे, आप कुछ मुख्य बिंदुओं को अपने पास कॉपी पेन, जब भी हम आयोग आप लोगों को बताते हैं तो मुख्य बिंदुओं को, क्योंकि आयोग आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, प्राय एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, तो आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर बैठा करें, नोटबुक। तो इसके उद्देश्य को हम लोग देख लेते हैं कि आयोग ने भारतीय परंपराओं, वर्तमान परिस्थितियों तथा राष्ट्र की भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए। क्या थे? पहला कि विश्वविद्यालयों को दूरदर्शी, बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। कैसे व्यक्ति का निर्माण करना चाहिए? बुद्धिमान और बौद्धिक साहस वाले को ही इस विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। दूसरा क्या है? विश्वविद्यालय को अच्छे चारित्रिक गुणों से युक्त नागरिक का निर्माण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और मानसिक दृष्टि से प्रबुद्ध हो। नेक्स्ट क्या है? विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या है? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक, औद्योगिकरण एवं वाणिज्य क्षेत्रों में नेतृत्व कर सके। किन किन क्षेत्रों में? राजनीतिक क्षेत्र में, व्यावसायिक में, प्रशासनिक में और औद्योगिकरण एवं वाणिज्य क्षेत्रों में नेतृत्व मीन्स अपना चुनाव वो खुद कर सके। नेक्स्ट क्या है? विश्वविद्यालय को प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए शिक्षा का प्रसार और ज्ञान की खोज कर सकने वाले व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए। ये सारे उद्देश्य जो है, ये सभी विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के कारणों के कारण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं कि हम
इसके अंतर्गत क्या क्या इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन के बाद हम देखें कि क्या क्या सुझाव दिए गए, क्या क्या संस्तुतियां बनाई गई। प्रशासन तथा वित्त के बारे में सुझाव, इसके अंतर्गत में क्या था कि राज्यों को उच्च शिक्षा को वित्त पोषण करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। राज्यों को उच्च शिक्षा का वित्त पोषण करने के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत महाविद्यालयों की सहायता आवर्ती व्यय के रूप में भवन और उपकरणों में होनी चाहिए। कहाँ व्यय लगाना चाहिए? भवन और उपकरणों में। बाद में यह क्या होगा? यह समानता के आधार पर होगा। नेक्स्ट क्या है कि अपने 5 वर्षों की अवधि के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि सरकार को प्रदान करना चाहिए। 5 वर्षों की अवधि के अंतर्गत कितना? 10 करोड़। विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ की धनराशि सरकार को प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्यों को, उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना। कहने का तात्पर्य है कि अगर ऊंचा इसे अच्छा धनराशि शिक्षा आयोग में मिलेगा, क्योंकि शिक्षा एक व्यावसायिक शिक्षा है, जब तक उसके ऊपर धनराशि अच्छी लागत दर पे नहीं लगती है तब तक वो शिक्षा क्या है? सफल नहीं माना जाता है। उस शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उस शिक्षा के शिक्षण स्तर को बढ़ाना, शिक्षा सिद्धांत के पहलुओं को लचीला और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण, कॉलेजों में संशोधन होना चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वैसे शिक्षकों को रखा जाए जो विद्यालय शिक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव रखते हो। कैसे रखना चाहिए? प्रशिक्षण महाविद्यालय में वैसे शिक्षकों को रखा जाए जो विद्यालय शिक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव रखते हो। स्नातक उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन की अवधि इनको कितनी मिलनी चाहिए? 3 वर्ष की होनी चाहिए। और स्नातकोत्तर कितने साल का होना चाहिए? 2 वर्ष का। और शोध के लिए 2 वर्ष। छात्रों में आत्मविश्वास, व्यायाम, खेलकूद का नियोजित किया जाए। उसे दलगत और राजनीतिक दलों से क्या किया जाए? छात्रों को उससे दूर रखा जाए, यानी कि पृथक कर दिया जाए। विद्यार्थियों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, अनुशासनहीन का समाधान खोजना। इसलिए हमने कहा कि इन्हें राजनीतिक क्षेत्र से क्या करना चाहिए? अलग रखना चाहिए, ताकि ये अनुशासनहीन ना हो। शिक्षक शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए कि इनको कृषि शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत इन सब चीजों की जानकारी मिलनी चाहिए। उस शिक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति, वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना। आयोग के अनुसार क्या किया गया? शिक्षकों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया। कौन थे वो 4 श्रेणी? प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और प्रशिक्षक। फिर से प्रोफेसर, रीडर, व्याख्याता और प्रशिक्षक योग्यता के आधार पर दी एक श्रेणी से दूसरे में पदोन्नति, है ना, प्रमोशन किया जाए। 4 श्रेणियों के शिक्षकों के लिए उच्च वेतन, सेवा शर्तें जैसे भविष्य निधि, आवास काम के घंटे और छुट्टी आदि के लाभों की भी सिफारिश की, ताकि ये क्या करे? अध्यापक जो है, अगर उन्हें आवास मिले और भविष्य निधि मिले तो ये अपने काम को क्या करेंगे? उत्साह के साथ और ज्ञानोर्जन के साथ जुड़े रहेंगे। शिक्षकों के अध्ययन के लिए 1 वर्ष और संपूर्ण सेवा काल 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। कहने का था, अगर उन्हें किसी अन्य शिक्षकों को अगर अन्य चीज की ट्रेनिंग करनी है तो उन्हें संपूर्ण सेवा काल 3 वर्ष का अवकाश दिया जाना चाहिए। सेवा से अवकाश की उम्र को क्या करनी चाहिए? 60 से बढ़ाकर क्या करना चाहिए? शिक्षकों की 64 वर्ष कर दी गई। अब नेक्स्ट देखेंगे कि छात्रों की संख्या विश्वविद्यालयों में 3000 से अधिक
और उनसे संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ताकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त महाविद्यालय में दाखिला लेते और विश्वविद्यालय के समीप ही शिक्षकों को रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि छात्र और छात्रावास का संबंध क्या है, बड़ा गहरा है। तो विश्वविद्यालय में छात्रों का जो चयन है वो छात्रवृत्ति परीक्षाएं, स्वास्थ्य, एनसीसी, सामाजिक सेवा, छात्रावास, विश्वविद्यालय संघ, अनुशासन और छात्र कल्याण इत्यादि पर भी उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया कि छात्रों को अच्छे अनुशासन में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा पर स्त्री पुरुष को ही प्रोत्साहन मिला कि कृषि वाणिज्य का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कराई जाए, परीक्षा प्रणाली में भी सुधार की जाए, उस पर भी सलाह मशवरा हुआ। त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स के भी विषयों को इन्होंने कहा कि इसमें कानून होनी चाहिए, कानून विषय भी होने चाहिए। यद्यपि इस आयोग का गठन उस शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किया गया था, जिसके कारण इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी सुझाव प्रस्तुत किए। स्त्री शिक्षा के संबंध में आयोग का यह कथन उल्लेखनीय है कि शिक्षित स्त्रियों के बगैर शिक्षित व्यक्ति समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षित स्त्रियों के बगैर शिक्षित व्यक्ति समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस आयोग का फिर क्या उद्देश्य, सुझाव, गुण, दोष देते हुए हम क्या देखते हैं, इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। कुछ दोषपूर्ण भाषा नीति, अंग्रेजी की अनिवार्यता इन्होंने भी रखी, जैसे सारे आयोग ने अंग्रेजी की यानी मातृभाषा पर जोर नहीं दिया, इन्होंने भी रखी कि अंग्रेजी की अनिवार्यता होनी चाहिए, उच्च प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा भी अस्पष्ट था, धार्मिक दोष भी इसमें पाए गए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कबीर एवं गांधी धर्म का इस आयोग में कहीं पर कोई वर्णन ही नहीं है, अर्थात पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना भी नहीं हो सकी, लघु उद्योग से संबंधित पर जोर नहीं देना, ललित कलाओं पर भी ध्यान नहीं देना। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आयोग ने देश की वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन की और अनुभव की विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किया, जिसके क्रियान्वयन से विश्वविद्यालय शिक्षा में आशा प्रतीत हुई। भविष्य को तो वर्तमान द्वारा खरीदा जाता है, अतः वर्तमान क्या है, हमारे पास है। इसलिए लॉकडाउन के समय आप एक एक पल का सदुपयोग करें और इस आयोग को वीडियो के माध्यम से बार बार देखकर इस आयोग को सरल करें। और हमने इस आयोग को एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों के लिए तैयार किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके अंदर ये दिखा दूंगी, उससे आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन हैं, प्रायः पूछे जाते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य को बताते हुए शिक्षण वर्ग की संस्तुतियां बताएं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के उद्देश्य बताएं। अब हम चार्ट को आप लोगों को चार्ट तालिका के माध्यम से हल्का संक्षेप में समझा देते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, जन्म दिवस 5 सितंबर, जो स्वतंत्र भारत का यह पहला आयोग था। वर्ष क्या था इनके 1948-49। इसमें सदस्य थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और भी अन्य थे। ये इनके उद्देश्य क्या थे कि देश की समृद्धि के लिए नव युवकों को तैयार करना। क्या उद्देश्य थे? देश की समृद्धि के लिए
नौ युवकों को तैयार करना एवं भारतीय संस्कृति को हस्तांतरित करना, युवकों में वसुदैव कुटुंबकम की भावना जागृत करना, छात्रों को इस प्रकार चारित्रिक विकास करना कि वे अनुशासित रहे और अनुशासित रहकर अपने जीवन व्यतीत करना सीख जाए, युवकों में ऐसे गुणों का विकास करना जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट है छात्रों में सभ्यता, संस्कृति, विचारों, आदर्शों को भरना, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, व्यावसायिक, उद्योग तथा वाणिज्य की क्षमता प्रदान करना। नेक्स्ट हम इसका सुझाव को देखते हैं जो आपको हमने आगे बता दिया था शॉर्ट में, इसको और हम लोग पॉइंट के अनुसार भी देख लेते हैं कि शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करना, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, आत्मविश्वास के लिए प्रशिक्षण करना, विद्यार्थियों को कल्याण के लिए योजनाएं प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों में उपस्थित अनुशासनहीनता का समाधान खोजना, उस शिक्षा का नियुक्त वेतनमान और सेवा शर्तों के बारे में सुझाव देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम अवधि पाठ्यक्रम के बारे में भी सुझाव देना, व्यावसायिक और पेशेवर को भी प्रशिक्षण देना और गुण दोष को देखते हुए, उद्देश्य को देखते हुए, इसमें कुछ दोष भी है कि दोषपूर्ण भाषा नीति जो हमने बताया, अंग्रेजी की अनिवार्यता बताया, धार्मिक दोष बताया, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो सकती, ये बहुत मुख्य बिंदु है, और धार्मिक दोष, लघु उद्योग भी इन्होंने जोड़ नहीं दिया, ललित कलाओं पर भी जोड़ नहीं दिया। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर पुनः हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। अगर ये आयु आप लोगों को अच्छा लगा और अगर पूरी तरह संतुष्ट है तो इसे लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।